नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सारी बातें बतलाते हैं। आजकल के समय में महिलाएं जब घर के साथ साथ बाहर का भी काम कर रही हैं तो उनकी जीवन शैली बहुत व्यस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज हम आपसे ऐसे ही एक विषय पर बात करने वाले हैं जिसे कई महिलाएं परेशानियों का शिकार बनती हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीता। डॉक्टर संजीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर संजीता, सबसे पहले हमें ये बताइए कि पीसीओडी होता क्या है? देखिए, पीसीओडी जो है इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं, यानी जो पोली में बहुत सारे सिस्ट यानी जो सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर जी। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है लड़कियों में और फीमेल में बहुत ज़्यादा इसको देखा जा रहा है। इसका मेन कारण हार्मोन्स होता है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट की गांठें बन जाती हैं। तो जो ओवरी का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवरी का फंक्शन होता क्या है। जी, ठीक है। और ओवरी का काम होता है हर महीने एग, एक मेचर एग को तैयार करने का और उसको एक सही समय पे रैप्चर करने का। तो जब पीसीओडी होती है वो रैप्चर नहीं कर पाती तो वो मेचर एग ओवरी के अंदर रह जाते हैं। जी। तो एग मेचर होता है, वो उसको ओवरी रिलीज करती है, फिर वो ओव्यूलेशन होता है उसका, और 14 डेज के बाद में जाकर मंथली साइकिल आता है। जो ये प्रोसेस चलता रहता है 12 साल से और 45 साल की एज की महिला में ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। पर पीसीओडी के केस में क्या होता है कि वो जो एग रैप्चर होना चाहिए वो एग रैप्चर नहीं होता है और अबनॉर्मल एग वो ओवरी में ही रह जाता है। यही पीसीओडी होती है। जी। तो पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं उसमें? इसमें सबसे पहला लक्षण तो जो आएगा इरेगुलर पीरियड है ना। किसी को ओलिगो पीरियड भी, मतलब पीरियड बहुत कम आता है। सबसे मेन इसका अगर ये तो सारा दिक्कत होती है, हेयर फॉल होना, एक्नी होना, हिर्सिटिज्म जिसको बोलते हैं दाढ़ी मूंछ आना। आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स को दाढ़ी मूंछ आती हैं, पर कभी गौर किया क्यों आती हैं? उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन यही है कि पीसीओडी जिनको होता है उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये फीमेल के अंदर भी मेल हार्मोन होते हैं और मेल के अंदर भी फीमेल हार्मोन, पर ये साइलेंट अवस्था में होते हैं। जब इस हार्मोन इम्बैलेंस होता है यह हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और ये स्पेशली मेल हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसलिए महिलाओं को दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। ठीक है। और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। जी। पीसीओडी होने के कारण क्या है, किस वजह से महिलाओं में देखा जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण अनहेल्दी डाइट लेना। जी। सबसे बड़ा कारण होता है अनहेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल। दूसरा तो ये जेनेटिक रीजन की वजह से भी होता है। अगर फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो उसका मतलब कम से कम 50% चांस रहते हैं उसके। वैसे तो ज़्यादा हो सकते हैं पर हम 50% ही देते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं हो कि पीसीओडी हो ही जाए सबको। वो तो ये मेन लाइफस्टाइल डिजीज है ना। खराब लाइफस्टाइल की वजह से, खराब आहार विहार की वजह से ये डेवलप होती है। जी। तो आपने बताया कि 2 कारण हो सकते हैं पीसीओडी होने के। एक तो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, खाना अनहेल्दी है या जीवन शैली बहुत बुरी तरीके से चल रही है। दूसरा है जेनेटिक्स है। तो इसका जो जेनेटिक्स में जो लोग आ रहे हैं या जो जीवन शैली खराब है, जीवन शैली सही की तो शायद पीसीओडी ना हो, पर जो जेनेटिक्स के साथ आ रहे हैं उसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? नहीं, जेनेटिक के साथ आने का मतलब ये नहीं है। जेनेटिक से मेरा मतलब ये है कि अगर उसकी फैमिली में हिस्ट्री है तो उसके चांस होते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन है। तो उसकी ब्लड की वजह से जो जीन से मिलता है वो होने के चांस, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको हो ही जाए, है ना। उसका चांस कम बनता है। पर ये तो मेन लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। जो आजकल का खान पीन, जो इतना रफ खान पीन है, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी डाइट को ज़्यादा यूज करने से, बाहर का खाना ज़्यादा और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये डेवलप होती है। जी। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हो, है ना। तो आयुर्वेद में इसका कैसे इलाज करते हैं? हम देखिए, आयुर्वेद का जो इसमें इलाज करते हैं हम, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है 3 तरह से होता है। पहला, हाँ, उसका लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा डाइट होता है। तीसरा
डाइट और एक्सरसाइज, तीसरा हमारा मेडिसिन होता है जी। ठीक है। पहले हम उसके जो लाइफ स्टाइल है उससे पहले चर्चा करेंगे कि उसका सुबह से शाम तक का मैं रूटीन पूछती हूँ। मैं अपने पेशेंट पे इसी तरह से डील करती हूँ। मैं सुबह से उसका रूटीन पूछती हूँ, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करता है, कितने बजे लंच करता है, कितने बजे डिनर, और बीच का उसका जो भी रूटीन है वो किस तरह का रहता है। ऐसा जरूरी नहीं, बहुत फीमेल्स का ये होता है कि मैम हम तो बाहर का नहीं खाते हैं, कुछ इस तरह का नहीं, घर का बना हुआ, फिर हमको क्यों पीसीओडी हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना खाने से ही होता है, ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। तो अगर हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत खराब है तो भी होगा ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती है ना उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट 11 बजे करना, लंच 4 बजे तक, रात में डिनर 10, सोना 12-1 बजे, तो उससे क्या होता है हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं जी। उससे भी ये पीसीओडी होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सब हम ठीक करते हैं। दूसरा, उसकी डाइट में जितना हो सकता है मोटे अनाज का, हाई फाइबर वाली डाइट देते हैं, हरी साग सब्जी देंगे उसको, प्रोटीन रिच डाइट, और ये विटामिन से रिलेटेड जितना भी सारी डाइट हम उसको, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस तरह का हम डाइट उसका बनाएंगे। मैं तो जो अपने पेशेंट पे ट्रीट करती हूँ तो मैं तो सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल के लिए बोलती हूँ, और दूसरा उसको बोलती हूँ 1 प्लेट सलाद डेली उसको इंटेक करना है अपने उसमें। वो दोपहर में एक, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट्स हो, यानी अगर, और वो भी 1 प्लेट सलाद का भी मेरा एक वो रहता है कि पेशेंट को मैं मेजर करती हूँ उसके हाइट कितनी है, उसका वेट कितना, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको देती हूँ। मान लो जैसे हमारा पेशेंट 50 kg का है जी, तो हम उसकी रिक्वायर्ड जो होती है बॉडी की 500 ग्राम पर डे की होती है, तो हम उसको खाने बोलते हैं, योगा एक्सरसाइज करने बोलते हैं, वॉकिंग, और कुछ ज़रूरत पड़ती है वैसे तो इतने में ही अगर वो ठीक से इन सबको फॉलो करेगा तो इसी में ही वो पीसीओडी से क्योर हो जाता है। पर अगर फिर भी नहीं होता, कई बार हो जाता कि क्रोनिक हो जाता, बहुत सी महिला को तो पता ही नहीं चलता कि उनको पीसीओडी है, शादी होने के बाद पता चलता है, जब 1 साल तक साथ रहने के बाद भी कंसीव नहीं होता है, तब तो टैस्ट में, अल्ट्रासाउंड में जब डिक्टेट होता है कि इसको पीसीओडी है, तो फिर कुछ जरूरत पड़ती है तो हम कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन देते हैं, जैसे काचनार, गुगुल वृद्धिवादी का, अशोकारिस्ट, और बस उसका योगा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो भी योगा प्राणायाम कराते हैं उसी से ही उसको काफ़ी रिलीफ हो जाता है जी। तो हमने पीसीओडी के बारे में समझा कि क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है, क्या परेशानियां होती हैं। तो अगर पीसीओडी बहुत गंभीर हो जाता है तो क्या कोई बीमारी भी उससे हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया, क्योंकि कई बार तो इसको इग्नोर करता है ना अज्ञान के कि भाई लड़की अनमैरिड है, अभी डॉक्टर के नहीं जाना, अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, क्योंकि हमारे समाज में इस तरह का है, तो सही समय पर वो लोग उसका उपचार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, और ये शादी के बाद पता चलता है, यानी इनफर्टिलिटी इसका मेन कारण बनती है ये। तो तब इसका डायग्नोस करते हैं अल्ट्रासाउंड से, तब पता चलता है, इनफर्टिलिटी को ये इंडिकेट करती है। अच्छा, तो पीसीओडी से एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो है इनफर्टिलिटी जी। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स का कोई आपस में रिलेशन है, और फाइब्रॉइड्स क्या होता है? देखिए, आपस में रिलेशन, दोनों अलग डिजीज हैं ठीक है। जैसे हमारा जो फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस होती है, उसकी 2 ओवरी और 2 फ्लोपन ट्यूब होती है ठीक है। जो पीसीओडी होती है वो स्पेशली ओवरी के अंदर होती है, और फाइब्रॉइड जो होती है वो यूट्रस के अंदर, जहाँ बच्चा गर्भ ठहरता है उस जगह पे, तो दोनों डिफरेंट डिजीज है ठीक है। तो फाइब्रॉइड जो होती है ये इसको बच्चेदानी का ट्यूमर बोलते हैं, ये इसको लियोमायमा भी बोलते हैं, और ये बिनाइन होता है, नॉन कैंसरस होता है। ये 3 तरह का होता है यूट्रस की, जैसे कि यूट्रस की जो हमारी यूट्रस होती है, ये वी शेप की यूट्रस होती है, इसकी 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पोस्टीरियर लेयर उसकी ठीक है। तो ये उसके जो एंडोमेट्रियम लेयर यानी उसमें होती है, फिर मायोमेट्रियम बीच की लेयर में, पोस्टीरियर पीछे की लेयर में हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम फाइब्रॉइड होती है, जिसको इंट्रा सबक्यूटेनियस बोलते हैं फाइब्रॉइड, और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि इसका झुकाव यूट्रस की तरफ होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको लोअर एब्डोमेन में एक्सेस पेन हमेशा बना रहता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, और बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है। जो पीछे वाली है वो उतना प्रॉब्लम नहीं करती है,
तो इसको डील करने के लिए अगर हम पेशेंट को पहले मेजर करते हैं कि किस तरह का, अगर उसका जो नॉर्मल 4 से 5 दिन का साइकिल होता है, अगर उसमें वो उसके साइकिल बंद हो जाते हैं तो हम उसको आयुर्वेद में अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। बट एक कंडीशन ये होती है कि पेशेंट को कितना भी मेडिसिन दे दो, कितना भी ब्लड रोकने वाली मेडिसिन दे दो, उसके बाद भी पेशेंट को कंटिन्यू 1 मंथ तक ब्लीडिंग होती रहती है। तो उस केस में फिर हम उस पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो दोनों डिफरेंट है, ये यूट्रस में प्रॉब्लम करता है, वो ओवरी में। जी, तो फाइब्रॉइड्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं? फाइब्रॉइड का मेन कारण ये भी जेनेटिक होता है, ये पीसीओडी से भी ज़्यादा जेनेटिक होता है। जिसकी फैमिली में मदर को या ग्रैंड मदर को या अंकल आंटी को हो, उसको होने का चांस इसमें बढ़ जाता है। इसका मेन कारण जेनेटिक होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे जो पहले ऐसे ही कुछ चीज़ें, देखिए आयुर्वेद इस चीज़ को मानता है कि जो पहले जमाने में कुछ चीज़ों की बाउंडेशन होती थी, जो हमारी ड्यूरिंग साइकिल होती थी, वो अब हम लोग फॉलो नहीं करते। पहले ज़माने में बीमारी सुनने का भी नाम नहीं था, पर अब हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि कारण ये हो जाता है कि जो 3 दिन होता है इसमें सर्द होने नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? कारण क्या होता है कि इस समय कुछ बॉडी के कुछ हार्मोन्स डाउन होते हैं, कुछ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत वीक होती है। जब हम सर्द होते हैं तो हमारी नसों पे बहुत इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमको हेडेक होने का चांस होता है। तो इस तरह के फिर बॉडी में लक्षण आने लगते हैं। दूसरा कारण इसका ये होता है कि इसमें जो फाइब्रॉइड होता है, ये इसके जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस को समझते हैं, आपने एक टर्म बोला था अभी थोड़ी देर पहले यूट्रस में, वो क्या होता है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक तरह का डिजीज है जो बहुत कॉम्प्लिकेशन करता है लेडीज में। ठीक है, ये यूट्रस की जो लेयर होती है, उसके जो टिश्यू होते हैं, वो यूट्रस में इन्फेक्शन ना करके पीछे की दीवार, मैंने बोला अभी यूट्रस की 3 लेयर होती है, पीछे की लेयर पे जाके जो ओवरी से सटी होती है उसमें जाके इन्फेक्शन करता है, और धीरे धीरे ओवरी को अपनी गिरफ्त में लेता है और वहाँ जाके इन्फेक्शन करने लगता है, जिससे ओवरी से ब्लड का स्राव होता है। वो जो ब्लड का स्राव होता है वो रेड कलर का नहीं होकर ब्राउन कलर का, आपने सुना होगा चॉकलेट सिस्ट का नाम, वो सिस्ट वही ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बनता है। फिर इसका नेक्स्ट होता है फ्लोपन ट्यूब। ये फ्लोपन ट्यूब में जाके इन्फेक्शन करता है, तो फ्लोपन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। फिर वेजाइना को कवर करता है, फिर हमारे ब्लैडर को, यूरेटर को हमारे यूरिन से, और फिर रेक्टम को और डायफ्राम, यानी पूरे हमारे स्टमक को में इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये इन्फेक्शन करता है। ये इसमें जो सिम्टम्स वगैरह आते हैं, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के समय बहुत पेन होता है, ड्यूरिंग साइकिल पेन हुआ, इंटरकोर्स के समय पेन हुआ, पेल्विक रीजन में पेन होता है, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। जी। और एंडोमेट्रियोसिस ऐसी नहीं, अगर हम इसके लक्षणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट कर दें तो काफ़ी रिलीफ होता है। और जैसे जैसे मेनोपॉज आता है, धीरे धीरे बिना इलाज के ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। हाँ, तो इसमें हम बड़ी बीमारी नहीं होती। हाँ, बीमारी बहुत बड़ी है, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है फीमेल का, इसको मतलब क्या बोले साधारण भाषा में चिपका चिपकी, यानी आपस में वो चिपक जाएंगे, पूरे ऑर्गन को वो खराब कर देता है। तो वो कंडीशन में तो और दिक्कत होगी जी। अगर आपने सही समय पर इसका केयर नहीं किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर ऐसा नहीं कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीटेबल चीज़ है। और जैसे मेनोपॉज की स्थिति है खुद से ठीक हो जाता है, इसमें भी अपने खान पान को हमको अच्छा करना होगा, रोज़ योगा, एक्सरसाइज और खाने में वही मोटे अनाज, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी होंगी। जी, एक बार मैं पीसीओडी पे वापस जाना चाहूँगी। आपने बताया था कि कई बार औरतों को पीसीओडी होती है पर वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है, बहुत समय बाद पता चलता है कि पीसीओडी की समस्या थी और फिर इनफर्टिलिटी में तब्दील हो जाता है वो। तो किस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमें शायद पीसीओडी है और हम डॉक्टर के पास जाएं? मतलब शुरुआत के क्या सिम्टम्स? हम अपने से भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीसीओडी में
हेयर फॉल होना, एक्नी होना, हिर्सिटिज्म यानी चेहरे में और मूंछ जो जेंट्स को होता है वहां पर अनवांटेड बालों का उगना, इस तरह के सिम्टम्स अगर मिलते हैं, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम है, हर किसी को नहीं आते हैं ये, तो अगर इस तरह के, तो हम अपने आप में भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि ऐसा हमको क्यों हो रहा है ना। तो उसके लिए हमको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, फिर डॉक्टर डिसाइड करेगी इसका क्या करना है, ये किस तरह से वो पहचानेगी। ये खुद सेल्फ टेस्ट करने के लिए होते हैं, इस तरह से हम इसको डायग्नोज करके आगे इसके लिए बढ़ सकते हैं। जी, जब हम पीसीओडी पे आते हैं, अगर लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे बाल आ रहे हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करती हैं, पेशेंट के साथ कैसे डील करती हैं? सबसे पहले वही मैं उससे उसके सिम्टम्स पूछती हूँ, क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर वो कोलरेट करते हैं मेरे पीसीओडी वाले सिम्टम्स थे, तो मैं उसको ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड, कुछ हार्मोनल टेस्ट कराती हूँ, जैसे LHS, FSH, प्रोलैक्टिन, स्ट्रोडियल यानी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम मिलती है, ये बढ़ा ही होगा। पीसीओडी में मैंने बोला एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, स्ट्रोडियल है ना जो मेल, तो हम वहाँ से इसको वो कर सकते हैं। वैसे तो ये इसको मतलब समझने से ही समझ जाता है, इसके लक्षण ही इस तरह के होते हैं कि वो देखने से ही पता चल जाता है जी, है ना। तो साइकिल भी इरेगुलर रहती है ना इसमें। हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरह के सिम्टम्स से ही हम जान जाते हैं। जी, तो हम वापस आते हैं इस पे। आपने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया, साथ में एक बार लुक्रिया समझते हैं कि ये क्या होता है और इसमें क्या परेशानी होती है। लुक्रिया भी जो फीमेल में या लड़कियों में बहुत कॉमन है ना। ये अगर ये साइकिल से एक हफ्ता पहले और साइकिल खत्म होने के बाद कंटिन्यूअस रहता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये दो तरह का होता है, वाइट और रेड। रेड जो होता है वो कॉमन मतलब रेयर होता है, व्हाइट वाला डिस्चार्ज कॉमन होता है। ये स्केंटी मोटे टाइप का यानी दही जैसा भी होता है, और एक वाइटरी डिस्चार्ज होता है जो दूध जैसा दिखता है। तो अगर इसमें इचिंग और स्मेल नहीं है तो ये नॉर्मल है, 2 से 3 दिन में अगर ये खत्म हो जाता। पर अगर इसमें इचिंग और स्मेल है तो ये फिर एक बीमारी को इंडिकेट करता है। तो हमको यूरिन जांच करा के देखना चाहिए, और अगर वो उसमें कुछ पीआईडी का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पीआईडी का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जेनेटल टीवी कर देता है, यानी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जेनेटल टीवी होने की वजह से सबसे बड़ा कारण बनता है इनफर्टिलिटी, जो उसको ट्रीट करना सही समय पे बहुत जरूरी होता है। इसमें किस प्रकार की समस्याएं होती हैं ल्यूकोरिया में? ल्यूकोरिया में यही पेशेंट को जो होता है, सबसे पहले तो उसको बैक पेन की शिकायत होता है, और वेट उसका बहुत कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, चक्कर आने लगते, वीकनेस फील होती है, और इस तरह के ही सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा नेचुरल उपाय है जिससे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, जिसमें 1 रुपए का कभी कॉस्ट नहीं आता है, उसको हम देते हैं 4 से 5 पत्ते। मिश्री, ये जो कटिंग वाली मिश्री इसको नहीं देते, धागे वाली मिश्री है ना, ताल मिश्री जिसको बोलते हैं, उसमें हम डाल के पान की तरह उसको पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं, या उसका पानी पीने के लिए भी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, शीशम जो होती है वो तो हर किसी को अवेलेबल भी नहीं हो पाती शहरों में, पर जो मैं अभी बताऊंगी वो तो हर किसी के घर में रहता है। चावल का जो धोवन होता है, धोवन जानते हैं ना, चावल जब धोते हैं तो जो पानी बचता है, उसका जो पानी वो इसमें बहुत इफेक्ट काम करता है, तो वो पीने से भी इसमें राहत होती है। तो जो पहला पानी हम धोते हैं वो उसको देखिए आजकल क्या है ना, चावल भी हम बाजार से लेते हैं तो उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। पहला पानी तो हम नहीं ले सकते, चावल को अच्छे से साफ करके और चावल को कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ो, तब उस पानी का सेवन करें जी। क्योंकि डायरेक्ट लेने से तो बैक्टीरिया भी अंदर जाएगा ना, तो वो तो और हानि करेगा। हाँ बिल्कुल। पीसीओडी के साथ ना एक बहुत रिलेटेड टर्म है जो हम कई बार सुनते हैं, PCOS। वो क्या होता है और क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, अलग हैं? देखिए PCOD और PCOS पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों कॉमन है। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी डिजीज और सिंड्रोम का ही डिफरेंस है। डिजीज एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए बोला, सिंड्रोम जब होता है उसके साथ में और भी डिजीज हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है, होता एक ही है। तो PCOS से और क्या बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आपने बोला? मेन तो इसका इनफर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी ही मेन प्रॉब्लम है जो हो सकता है जी। हम एक बार मेनोपॉज के बारे में समझते हैं कि जब मेनोपॉज का समय आता है तो तब किस तरीके की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं?
पहले तो उससे पहले हम मेनोपॉज को समझते हैं कि होता क्या है। जी, ठीक जी। है, वो स्टेज जिसमें मासिक धर्म, हम्म, ओव्यूलेशन और प्रजनन क्षमता, जिसमें मतलब बच्चा पैदा वाली स्टेज जो होती है, जब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। जी। यानी मीनो का मतलब महीना, पोज का मतलब बंद होना, यानी जब मासिक चक्र रुक जाता है वो स्टेज मेनोपॉज होती है। जी। ठीक है, इस स्टेज पर ये एज, इसका एक एज होता है जो 45 से 52 जो इंडिया में इसका है। ठीक है, जी। इस एज में ये चला जाता है। ये 3 तरह का होता है, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज जो 45 से पहले किसी किसी महिला में ये सिम्टम्स आ जाते हैं प्री मेनोपॉज के, और किसी किसी को 55 के बाद आते हैं। पर हमको जो अगर 52 के बाद अगर पीरियड रेगुलर है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हमको एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देखना चाहिए, क्योंकि कई बार फाइब्रोड और सर्वाइकल कैंसर होने के भी सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। पेशेंट जो होते हैं उनको रेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है। तो अगर इनमें से कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे वो पोस्ट मेनोपॉज में चली जाती है। जी। और इसमें सबसे जो बड़ा सिम्टम्स लेडीज में आता है वो आता मूड स्विंग होना, हॉट फ्लैशेस, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, और वेजाइना में ड्राइनेस हो जाता है, स्किन में भी ड्राइनेस हो जाता है, और कैल्शियम, क्योंकि कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और ये हार्मोन हमारे बंद हो जाते हैं, ओवरी में एग खत्म हो जाते हैं, तो उनकी कमी की वजह से जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ओस्टो का भी प्रॉब्लम लेडीज में आ जाता है। जी। तो आपने प्री मेनोपॉज सिम्टम के बारे में कुछ बोला, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं जो नहीं, मैंने बोला मेनोपॉज 3 तरह का, एक प्री मेनोपॉज, एक मेनोपॉज। मतलब जिस 40 से 45 के बीच की जो एज वो प्री मेनोपॉज। सिम्टम्स सब में एक ही जैसे होते हैं मेनोपॉज में। पोस्ट किसी किसी को जो मेनोपॉज का एक एज बनाया, उस एज के बाद किसी किसी को होता है ना, उसको पोस्ट मेनोपॉज, लक्षण यही आएंगे उसमें। जी। इससे कैसे बचा जा सकता है जो परेशानियां इसके साथ आती हैं? इसको ये बहुत बड़ा विषय है इसके लिए, क्योंकि पहले बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जी, जो उनकी रक्षा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती, कभी किसी लेडीज का आपने हार्ट अटैक सुना है 45 साल की उम्र से पहले? नहीं सुना। उसका क्या कारण? क्योंकि उनके जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो उसकी हेल्प करते हैं। पर जब मेनोपॉज आता है यहाँ खत्म हो जाते हैं। फीमेल को मोस्टली एक दो महिला को छोड़ के, तो रेयर केस होता है, उसको छोड़ के हार्ट अटैक 45 साल के बाद आता है ना जी। क्योंकि उस समय तक बॉडी में हार्मोन्स होता है, वो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, पर जब ये खत्म हो जाता है तो लेडीज की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेडीज की बैड हैबिट होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखती, समय से नहीं खाती, खाने में प्रॉपर डाइट नहीं लेती, योगा एक्सरसाइज नहीं लेती। तो मेनोपॉज के बाद उसको अपना इस अच्छे से ध्यान रखना होगा। अपनी डाइट में हरी साग सब्जी को, मोटे अनाज को, ओमेगा वाले चीज़ों को शामिल करना होगा। और आयुर्वेद में मैं जो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ शतावरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। 1-1 चम्मच दूध में खाना खाने के बाद जरूर लेना चाहिए। जी। उससे काफ़ी राहत मिलती है। जी। आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक बात कही थी। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सर्वाइकल कैंसर जिसका लेडीज में ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत लेडीज इससे जूझती है और डेथ हो जाती है उनकी। सर्वाइकल महिलाओं के अंदर होने वाले एक हानिकारक कैंसर है, बीमारी है जी, है ना, जिसका जो बच्चेदानी का जो मुंह सर्विक्स उसके मुंह पे जाके होता है। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 1/4 लेडी इसकी गिरफ्त में आती है और उसकी मृत्यु होती है। पर भारत में ये पहला कैंसर है लेडीज को जो सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर ब्रेस्ट कैंसर होता है जी, ठीक है, जिसका पता नहीं होने के कारण औरतें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण होते हैं ना वो 3rd स्टेज में जाके पता चलता है। कई बार क्या होता है ना, जो मासिक चक्र के और जो यूटीआई के लक्षण है ना, वो उसके जैसे ही
हाँ सर्विकल कैंसर के भी लक्षण होते हैं, इसलिए सही डायग्नोस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत देर हो जाती है और थर्ड स्टेज में जाके पता चलता है। जी। इसका जो कारण है जिसकी वजह से ये होता है वो है HPV वायरस, यानी ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। जी। ठीक है, ये इसका जो वाट है ये जेनिटल ऑर्गन में जाके यानी सर्विक्स के वहाँ पे जाके हो जाता है। हाँ इन्फेक्शन करता है, जी। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करने लगता है। जी, आपने ये सब कुछ बताया। एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हम किस तरीके का खान पान रख सकते हैं, किस तरीके की जीवन शैली हमारी हो सकती है जिससे हम इससे बच सकते हैं। देखिए, जितना भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने जितना भी बताया, आपने देखा सारा का सारा खेला हार्मोन से जुड़ा है। जी। तो हार्मोन्स हमारे कब खराब होते हैं? जब हमारा लाइफ स्टाइल खराब होता है। जी, बिल्कुल। यानी हमारी ना हमारा सोने जागने की आदत ठीक, ना फूड हैबिट ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपनी डाइट अच्छा करना है, हेल्दी डाइट, योगा, एक्सरसाइज हमको अपनी डेली रूटीन में जोड़ना होगा। और किस तरीके का खान पान करना है? खाने में जितना हो सकता है हरी साग सब्जी, वो भी स्पेशली सीजनल जो भी हो, जो सीजन में नहीं उसको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रोग का कारण होती है। मोटे अनाज में क्या क्या मतलब जैसे कि बहुत अच्छा होता है, चना लिया हमने, है ना, चना लिया, रागी जानते हैं, मड़वा जिसको बोलते हैं इधर की लैंग्वेज में, बाजरा हुआ, जो इसमें बहुत अच्छा, जिसको बार्ली बोलते हैं, बहुत इफेक्ट होता है। गेहूं में सॉलिड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ज़्यादा इंटेक करने से मोटापा बढ़ता है। इसलिए अगर मल्टीग्रेन आटे से मोटे अनाज को खाएंगे, स्प्राउट्स का यूज करेंगे, तो हम बहुत हद तक इस तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं। जी। हाँ। बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत कुछ हमको बतलाया, हमको समझाया कि किस तरीके की परेशानियों का सामना स्त्री को करना पड़ता है। PCOD एक बड़ी परेशानी बन सकती है। साथ में सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने समझा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जीवन शैली जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो नॉन सीजनल खाने हैं उनको नहीं खाना चाहिए, सीजनल खानों को ही खाना चाहिए, और मोटा अनाज का सेवन करना चाहिए। तो डॉक्टर संजीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, हमको बहुत कुछ बतलाया। तो अब हम आपसे लेंगे विदा। हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए टॉपिक के साथ, उसके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।